हेलो बच्चों, क्या है बढ़िया सभी लोग। चलिए ठीक है बच्चों, आज कक्षा 9 की बायोलॉजी स्टार्ट करके जा रहे हैं। हम बायोलॉजी में चैप्टर है स्वास्थ्य एवं रोग, हेल्थ एंड डिजीज। आज बेसिकली इसी चैप्टर के बारे में हम पूरा बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं स्वास्थ्य क्या होता है। तो वैज्ञानिकों ने बताया कि रोगों की अनुपस्थिति ही स्वास्थ्य होती है, यानी शरीर की वह दशा जिसमें रोग अनुपस्थित हो स्वास्थ्य कहलाता है। लेकिन एक संस्था आती है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने कहा कि नहीं साहब, ये आपकी डिफिनीशन गलत है। थोड़ा समझ लें कि WHO क्या होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। साहब, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो संस्था होती है जो हेल्थ के बारे में कोई भी नियम बनाने होंगे, कोई भी डिसीजन लेना होगा तो WHO ही लेती है। तो स्वास्थ्य की परिभाषा वैज्ञानिकों ने बताया कि रोगों की अनुपस्थिति ही स्वास्थ्य कहलाता है। लेकिन WHO बोलती है कि नहीं साहब, केवल रोगों की अनुपस्थिति स्वास्थ्य नहीं होता है। स्वस्थ होने के लिए व्यक्ति को शारीरिक रूप के साथ साथ, शारीरिक स्वस्थता के साथ साथ मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। यानी स्वास्थ्य को हम बताएं तो हम सामाजिक रूप से भी बताएंगे कि सामाजिक स्वस्थता भी होनी चाहिए, शारीरिक भी होनी चाहिए और मानसिक स्वस्थता भी होनी चाहिए। ये WHO बताती है कि एक स्वस्थ मनुष्य सामाजिक, शारीरिक और मानसिक रूप तीनों रूप से स्वस्थ होना चाहिए। समझते हैं कि सामाजिक रूप से कैसे स्वस्थ होगा। जैसे किसी व्यक्ति को समाज, जैसे कोई भी व्यक्ति अपने पैर से लंगड़ा हो गया, विकलांग है, उसको समाज क्या बोलता है, चिढ़ाता है, उसको बार बार चिढ़ाता है। उसकी मान लो आंख नहीं है तो उससे कुछ लोग चिढ़ाते हैं, उससे भी फर्क पड़ता है स्वास्थ्य पे। व्यक्ति हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं लंगड़ा हूँ, मेरी आंख नहीं है, इसके बारे में वो सोचता रहता है और दुखी रहता है, उसे रोग हो सकता है। यानी सामाजिक रूप से भी उसे स्वस्थ होना चाहिए, यानी समाज से उसे अच्छा संकेत मिलना चाहिए। शारीरिक रूप से स्वस्थ होने का मतलब शरीर के सभी अंग भी सुचारू रूप से कार्य करने चाहिए। जैसे आपके शरीर के अंदर हृदय है, श्वसन तंत्र है या पाचन तंत्र है, या कोई भी बॉडी का कोई भी अंग सही तरीके से काम कर रहा हो, उसे शारीरिक स्वस्थता बोलेंगे। मानसिक स्वस्थता, जैसे कोई भी हम दिक्कत ले लेते हैं, कोई भी बात सोचते रहते हैं, हमेशा उसी में डूबे रहते हैं। कोई एक टॉपिक उठा लेंगे कि यार मैं ऐसा हूँ, हमारा मानसिक यानी हमारा दिमाग, हमारा माइंड उसी चीज को हमेशा सोचते रहता है और एक समय ऐसा आता है कि हम उस मानसिक रोग के शिकार हो जाते हैं और हम उसमें डूबे रह जाते हैं। ये होती है मानसिक दशा, इसको भी दूर करना चाहिए, मानसिक स्वस्थता भी होनी चाहिए। यानी स्वास्थ्य की परिभाषा क्या बोलेंगे, स्वास्थ्य शरीर की वह दशा है जिसमें व्यक्ति सामाजिक, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। यानी स्वास्थ्य वह शरीर की दशा है जिसमें व्यक्ति को सामाजिक, शारीरिक, मानसिक रूप से सही होना चाहिए। इन तीनों से अच्छा संकेत मिलना चाहिए। ये था स्वास्थ्य। रोग क्या होता है, रोग की परिभाषा हम बताएं तो रोग के बारे में बोलेंगे कि शरीर के अंदर के जो अंग है या बॉडी के जो अंग है सुचारू रूप से कार्य न करें, इस दशा को कौन सी अवस्था कहते हैं, रोग की अवस्था कहते हैं। यानी हम कहते हैं कि हमें क्या हो गया है, डिजीज हो गया है, रोग हुआ है। बेटा रोग को इंग्लिश में बोलते हैं डिजीज। डिजीज का मतलब ही होता है आराम से बाधित होना। डिजीज का मतलब होता है आराम से बाधित होना, यानी हमारे शरीर में कुछ ऐसा जिसमें हलचल उत्पन्न हो जाए, यानी शरीर के सभी अंग समान काम न करें, ऐसी अवस्था को रोग की अवस्था बोलते हैं। यानी परिभाषा बोलेंगे तो बोलेंगे कि शरीर के अंगों का सुचारू रूप से कार्य न करना रोग की अवस्था कहलाता है। अब बात करते हैं समय अवधि के आधार पर रोग कितने प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर, समय अवधि के आधार पर रोग कितने प्रकार के होते हैं बेटा। तो समय अवधि के आधार पर हम रोगों को दो भागों में बांटेंगे, तीव्रकालिक रोग एवं दीर्घकालिक रोग। समय अवधि के आधार पर रोगों को दो भागों में बांट दिया मैंने, तीव्रकालिक रोग, दीर्घकालिक रोग। तीव्रकालिक रोग को लघुकालिक रोग भी कहा जाता है। बात करते हैं कि तीव्रकालिक रोग क्या होता है। तीव्रकालिक रोग बहुत जल्दी ही आते हैं, यानी उनके लक्षण बहुत जल्दी प्रकट होते हैं। ये लक्षण बहुत तेजी से हमारे अंदर आएंगे और बहुत जल्दी समाप्त भी हो जाते हैं। यानी ऐसे रोग जिनके लक्षण या जो हमारे शरीर में तीव्रता के साथ आते हैं, तेजी से आते हैं और उतना ही जल्दी समाप्त भी हो जाते हैं,
ऐसे रोग को क्या बोलते हैं बच्चों? तीव्र व लघुकालिक रोग। तीव्र व लिखिए यार, क्योंकि तीव्र या लघुकालिक दोनों का मतलब एक ही है, यानी ऐसे रोग को बोलेंगे तीव्र या लघुकालिक रोग। जैसे सर्दी, जुकाम, मलेरिया, टाइफाइड, ये कैसे रोग हैं? तीव्रकालिक रोग है, लघुकालिक रोग है। ये अचानक होते हैं, 2 या 3 दिन में आपको लगेगा जब स्वस्थ हो, कल या परसों आपको हो सकता है कि सर्दी जुकाम भी हो जाए, उसके 2-3 दिन बाद आप स्वस्थ भी हो जाते हो, यानी जल्दी से आता है, जल्दी से समाप्त भी हो जाता है। कौन सा रोग? तीव्र लघुकालिक रोग कहलाता है, जैसे सर्दी, जुकाम, मलेरिया, टाइफाइड इत्यादि। सर्दी जुकाम वायरस से होता है, राइनो वायरस से होता है। कौन सा वायरस है? राइनो वायरस। राइनो वायरस कोई वायरस नहीं है बच्चों, ये वायरस की श्रृंखला है, वायरस का एक वायरस का एक ग्रुप है जिसमें कई सारे वायरस पाए जाते हैं। सर्दी जुकाम के कई सारे वायरस भी होते हैं, राइनो वायरस जो आप नाम सुन रहे हो, कोरोना वायरस, ये सब भी क्या है? सर्दी जुकाम के ही वायरस हैं जो तीव्र लघुकालिक के अंदर आते हैं। लेकिन जो ये कोरोना वायरस चल रहा है, ये कोरोना वायरस का विकसित रूप है, ये तीव्रकालिक दीर्घकालिक रोग में आ सकता है। बात करते हैं दीर्घकालिक रोग के बारे में। दीर्घकालिक रोग क्या होता है? ऐसे रोग जो बहुत ज्यादा दिन तक रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? दीर्घकालिक रोग बोलते हैं, यानी उनके लक्षण, उनका प्रभाव काफी दिनों तक रहता है, उसे क्या बोलेंगे? दीर्घकालिक रोग बोलते हैं। जैसे टीबी, एड्स, ब्लड प्रेशर। जैसे एड्स के बारे में बात करें, एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, आवश्यक प्रतिरक्षा संरक्षण कमी। बच्चों काफी पेन लेके बैठ जाए, कुछ परिभाषाएं होंगी जिसे आप लिखते भी रहे वीडियो रोक करके। यानी दीर्घकालिक रोग के उदाहरण है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, एड्स। एड्स का पूरा नाम मैंने क्या बताया? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी ऐसा रोग जिसमें इम्यून सिस्टम की कमी हो जाती है। सर इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र हमारी रोगों से लड़ने में मदद करती है। हम सामान्यतः देखें, क्या हमेशा हमें रोग होते ही रहते हैं? क्या नहीं, शरीर हमारी कुछ रक्षा भी करती है। जैसे वायुमंडल में बहुत सारे छोटे छोटे जीवाणु, वायरस घूम रहे हैं, वो हमारे हाथों पे भी होंगे, अंदर भी जाते हैं, लेकिन हमें रोग नहीं पहुंचाते। किसके वजह से? इम्यून सिस्टम की वजह से, प्रतिरक्षा तंत्र की वजह से। प्रतिरक्षा तंत्र हमारे लिए गार्ड का काम करता है, उसी की कमी हो जाती है इस रोग में, एड्स में। सब रोगों को एक एक करके, टाइफाइड, सर्दी जुकाम, मलेरिया, टाइफाइड, टीबी, एड्स, ब्लड प्रेशर, इन सबको आगे एक एक करके हम विस्तार में पढ़ेंगे। अभी आप इनके भागों को ही देखिए। दीर्घकालिक रोग के उदाहरण कौन से बच्चों? टीबी, एड्स, बीपी। ब्लड प्रेशर भी दीर्घकालिक रोग होता है, ज्यादा दिनों तक ही रहता है। आप इसमें एड्स का पूरा नाम याद रखेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये था बच्चों रोगों के प्रकार, किसके आधार पर? समय अवधि के आधार पर। अब बात करते हैं रोग उत्पन्न करने वाले कारकों के बारे में कि आखिर ऐसे क्या हो जाता है हमारे शरीर में, ऐसा कौन सा परिवर्तन लाता है और कौन लाता है कि हमें रोग हो जाता है, हम स्वस्थ नहीं रह पाते। उसे कारक के नाम से जानेंगे, रोग उत्पन्न करने वाले कारक। कई प्रकार के कारक हो सकते हैं जो रोग उत्पन्न करेंगे। सबसे पहला कारक हो सकता है जैविक कारक या रोगाणु, बायोलॉजिकल फैक्टर या पैथोजेंस। जैविक कारक का मतलब ऐसे कारक जिसमें जीवन हो, क्या हो? जीवन हो। रोगाणु मतलब जो रोग उत्पन्न करते हो। सबसे पहला कारक तो यही होगा, जैविक कारक। जैसे रोगाणु जो जीवन, जिसके अंदर जीवन पाया जाता हो, हमें रोग उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे वायरस, जीवाणु, कवक। ये सब क्या है? बायोलॉजिकल कारक है, जैविक कारक है, जो हमारे अंदर रोग को उत्पन्न करते हैं। दूसरा कारक रासायनिक कारक भी हो सकता है, यानी रसायन भी हमारे अंदर, केमिकल्स भी हमारे अंदर डिजीज उत्पन्न कर सकते हैं बच्चों। डिजीज उत्पन्न करेंगे रासायनिक कारक, 2 प्रकार के उत्पन्न कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि हमारे शरीर के अंदर बेटा उपापचयी क्रियाएं चलती हैं, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन चलती हैं, उस क्रियाओं के फलस्वरूप भी कुछ केमिकल्स का निर्माण होता है। वे केमिकल्स हमारे अंदर डिजीज ला सकते हैं। यदि हमारे शरीर के अंदर बनने वाले केमिकल्स हमारे अंदर डिजीज लाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? अंतर्जात रासायनिक कारक। यदि बाहर से कुछ रासायनिक पदार्थ खा लेते हैं, जैसे कुछ दवाएं खा लेते हैं, हमें इन्फेक्शन ला देती है, जैसे लोग पॉइजन खा लेते हैं, ये कौन से कारक होंगे? रासायनिक कारक। यानी रोग होने के 2 कारक। तीसरा कारक भौतिक कारक। हमें रोग भौतिक वजह से भी हो सकता है, फिजिकल हमारे पास फैक्टर भी हो सकता है। जैसे अभी गर्मी है, गर्मी के कारण भी हमें रोग हो जाता है। अभी ज्यादा ठंडी लग जाती है, उसके कारण भी लोगों को रोग हो जाता है। बरसात का दिन आता है,
यानी मौसम चेंज होता जाता है, भौतिक में परिवर्तन होता जाता है, हमें डिजीज हो सकता है। यानी भौतिक कारक में क्या हो सकते हैं, मौसम में परिवर्तन। यांत्रिक कारक में बच्चों कैसे रोग हो सकता है, यांत्रिक कारक से जैसे आप बाइक चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, आप बाइक या साइकिल से गिर गए, आपका पैर या हाथ टूट गया, वहां भी आपको एक डिजीज हुआ, वो कौन सा कारक हुआ, यांत्रिक कारक यानी मैकेनिकल फैक्टर। पोषक कारक भी हमारे अंदर, पोषक कारक भी हमारे अंदर रोग उत्पन्न करते हैं। पोषक कारक कौन से कारक होंगे बच्चों, वो कारक जो हमारे शरीर के अंदर कमी हो जाएगी तो हमें रोग हो जाएगा, जैसे विटामिन, खनिज लवण या प्रोटीन ले लो, वसा ले लो, कार्बोहाइड्रेट ले लो, इनकी जब कमी हो जाती है तो भी हमें रोग हो जाता है। यानी हम रोग उत्पन्न करने के कितने कारक देखें, 5 कारक, जैविक कारक, रासायनिक कारक, भौतिक कारक, यांत्रिक कारक, पोषक कारक। जैविक कारक मतलब वायरस, जीवाणु, कवक से हो जाएगा। रासायनिक कारक में 2 अंतर्जात, बहिर्जात, रसायनों की वजह से जो रोग उत्पन्न होता है, रासायनिक कारक। भौतिक कारक वे कारक जो मौसम की वजह से हमारे अंदर उत्पन्न करते हैं, भौतिक कारक। यांत्रिक कारक जैसे हम साइकिल या किसी चीज से गिर जाते हैं, पैर हाथ टूट जाता है, यांत्रिक कारक के अंदर। पोषक कारक के अंदर विटामिन होंगे, अनेक प्रकार के मिनरल्स होंगे। हम बेसिकली इस चैप्टर में जैविक कारकों के बारे में ही बात करेंगे, यानी वायरस, जीवाणु और कवक के बारे में ही बात करेंगे, इनकी विशेषताओं, महत्व को, इनसे होने वाले रोगों के बारे में बात करेंगे। बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या, वायरस। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वायरस के बारे में। आज के समय में वायरस का नाम इतना फेमस हो गया कि आपको उसको जानने की जरूरत जरूर पड़ेगी। वायरस क्या चीज होता है, तो वायरस को समझे सबसे पहले हम बताएंगे वायरस की खोज के बारे में। वायरस की खोज इवानोवास्की नामक साइंटिस्ट ने 1892 में किया। वायरस की खोज इवानोवास्की नामक साइंटिस्ट ने 1892 में तंबाकू की पत्तियों में खोजा था बच्चों। किसमें, तंबाकू की पत्तियों में खोजा था। वायरस पादपों में भी पाए जाते हैं, जंतुओं में भी पाए जाते हैं, जीवाणुओं में भी पाए जाते हैं। जो वायरस पादप में पाए जाएंगे उसे पादप वायरस बोलते हैं, जो वायरस जंतुओं में पाए जाएंगे उसे जंतु वायरस बोलते हैं, और जो वायरस जीवाणुओं में पाया जाता है उसे जीवाणु भोजी वायरस बोलते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली किसके बारे में, जंतु वायरसों के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, बात करें वायरसों के बारे में और तो वायरसों की विशेषताओं और महत्व के बारे में देखें कि वायरस हमारे लिए कैसे महत्व भी होते, उनका कैसे हमारे लिए लाभदायक भी पहलू होता है, कैसे उनका हानिकारक भी पहलू होता है। तो वायरस के बारे में बोलेंगे साहब सबसे पहले कि वायरस इस पृथ्वी पर सबसे छोटे जीव होते हैं, अकोशिकीय होते हैं। वायरस पृथ्वी पर सबसे छोटे जीव होते हैं, अकोशिकीय जीव होते हैं। दूसरा बोल सकते हैं वायरस को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, यानी हम अपने आंखों से देखें वायरस को हम आसानी से नहीं देख पाएंगे। तीसरी बात बोले वायरस को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है। वायरस के बारे में तीसरी विशेषता वायरस को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है। चौथी बात बोले वायरस की, तो वायरस सजीवों व निर्जीवों दोनों की भांति व्यवहार करते हैं। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, सजीवों व निर्जीवों दोनों की भांति व्यवहार करेंगे, अर्थात सजीव व निर्जीव के बीच की क्या है, कड़ी है, यानी सजीव व निर्जीव को क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। बात करिएगा वायरस के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या कहलाती है, वायरस होते हैं। कौन, वायरस, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। वायरस के बारे में हम बात करें, इसके महत्व के बारे में, तो वायरस जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए काम में आते हैं। कौन से वायरस, वायरस क्या करते हैं, जीवाणुओं को भी नष्ट करने के काम आते हैं। बात करें आगे वायरस की विशेषता या महत्व के बारे में, तो हम एक बात और बोल सकते हैं कि वायरस आनुवांशिक संसाधनों में यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी काम आते हैं, हमारे लिए लाभदायक होते हैं। वायरस के बारे में बात करें और हानि के बारे में बात करें, तो आपको पता ही है विभिन्न प्रकार के वायरस पादपों में, जंतुओं में क्या उत्पन्न करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। वायरस का एक महत्व और होता है बच्चों, वायरस का एक महत्व और होता है कि जब हम इसके जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग करते हैं तो विभिन्न प्रकार के पदार्थ या विभिन्न प्रकार के प्रतिजैविकी दवाइयां भी बनाई जा सकती हैं वायरसों से। और वायरस की एक बात और कि वायरस की एक बात बिल्कुल याद रखेंगे, सब कुछ भूल जाना, लेकिन एक बात याद रखना, वायरस की खोज व सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी